नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो आज मैं आपको क्लास 12 ज्योग्राफी मॉडल सेट के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या 70 रहेगी, जिसमें से आपको केवल 35 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं, उत्तर देने हैं ऑब्जेक्टिव में। शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, सभी बच्चे एक बार रिवाइज कर लेंगे सभी क्वेश्चंस का। फटाफट से शेयर कर दीजिए वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मुंबई, पटना, कानपुर, गया। फटाफट से कमेंट करते चलिए। फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, मुंबई वाले बिल्कुल सही हैं, मुंबई वाले बिल्कुल सही हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि औद्योगिक विकास के आधार पर उद्योग के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? कुटीर उद्योग और आधुनिक शिल्प उद्योग। तो ये आपका सूती वस्त्र जो होता है कारखाना, ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखोगे, कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। 1818 में कलकत्ता के समीप जो फोर्ट ग्लास्टर का नाम सभी लोग सुने होंगे, तो फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही, फेल हो गया था, असफल रहा था। कब का? 1818 में सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापना हुई थी, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। और पुनः 1851 में, याद रखिएगा ये सभी टर्म्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पुनः 1851 में मुंबई में एक मिल स्थापित की गई थी। वो भी क्या हुआ था? तो वो भी फेल हो गया था। पहले 1818 में, फिर 1851 में भी स्थापित किया गया, वो भी असफल रहा। और सबसे पहला जो यहाँ पर, जैसा आपका क्वेश्चन है कि सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना, तो सबसे पहला आधुनिक कारखाना 1854 में, याद रखिएगा 1854 में मुंबई में ही कावस जी डाबर द्वारा, ये नाम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कावस जी डाबर द्वारा। याद रखिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए करा रहा हूं ताकि ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो कावस जी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 से उत्पादन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। तो याद रखेंगे सभी लोग, 1854 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 2। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो अगर समझ में आ रही तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हल्दिया पोताश्रय है, हल्दिया पोताश्रय कहाँ में है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल वाले बिल्कुल सही हैं। हुगली नदी के तट पर स्थित आपका हल्दिया पोताश्रय है। और हल्दिया पत्तन कोलकाता से 105 किलोमीटर अनुप्रवाह में स्थित है। अनुप्रवाह का मतलब सभी लोग समझते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 3। मैं सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ ही कराऊंगा दोस्तों, बस आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो समझ में आए तो प्लीज एक बार शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? मयूरभंज कहाँ में है? सबसे पहले तो आप लोग हमें बताइए कमेंट करके कि मयूरभंज कहाँ का, मतलब मयूरभंज कहाँ में है? लौह अयस्क है यहाँ पर मयूरभंज में, तो लौह अयस्क तो सही आंसर होगा ही। ऑप्शन बी वाले तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन मयूरभंज उड़ीसा का जो एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है, याद रखिएगा। और मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क। और जो लोग वीडियो को बाद में देखेंगे, जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं, प्लीज आप लोग थोड़ा इग्नोरेंस फील मत होइएगा, क्योंकि आप लोग लाइव क्लासेस में नहीं जुड़ पाते हैं, जिसके कारण आप लोगों को हानि हो रही है। चलिए क्वेश्चन 4 है हमारा, क्वेश्चन 4 है हमारा, मणिकरण है। मणिकरण क्या है? मणिकरण है, ऑप्शंस आपके सामने है, पंजाब में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, मणिकरण कहाँ में है ये लिखना चाहिए था। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है साथियों। सी इज द राइट आंसर। मणिकरण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू का नाम सुने होंगे सभी लोग, घूमने जाते हैं ना, कुल्लू जिले के भुंतर
भुंतर होता है। भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी है। पार्वती घाटी में ब्यास और पार्वती नदियों के बीचों बीच, ब्यास और पार्वती नदियों के बीचों बीच बसा है, जो हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल है। तो मणिकरण क्या है? मणिकरण हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल है। कहाँ में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ जाने वाले रास्ते में एक शॉर्ट नाम का गांव आता है। शॉर्ट नाम का गांव भी है, जहां कई बरस पहले बादल फटा था और पानी ने गांव को नाले के रूप में तब्दील कर दिया, नाला बन गया था उस टाइम। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। सभी लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आने वाला है। आप लोग देखते रहिए वीडियो को, लास्ट तक देखिए, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ ही कराऊंगा, और मैंने हिस्ट्री का ऑलरेडी करा दिया है। अगर आप लोगों ने मतलब जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, अगर आपने हिस्ट्री का नहीं देखा है, जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। पोर्ट सईद किस जल मार्ग पर स्थित है? अब पोर्ट सईद की बात आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कराया भी है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, स्वेज नहर। बहुत अच्छी तैयारी है। पोर्ट सईद किस जल मार्ग पर स्थित है? तो स्वेज नहर इज द राइट आंसर। चैप्टर 8 में है आपका ना, चैप्टर 8 में आपका है ये ज्योग्राफी का, देखिएगा तो स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर जो आपका है पोर्ट स्वेज स्थित है, याद रखना है। और इन दोनों जो पतन है, इन दोनों पतनों के बीच में 3 झील वहां आते हैं। कितने झील? 3 झील स्थित है, जिनके बीच की जगह को काट कर, मतलब वहां पर खुदाई करके उन्हें क्या किया गया है? तो मिला दिया गया है। याद रखिएगा, मिला दिया गया है। और वे तीन झील आपके कौन कौन से हैं? सबसे उत्तर में आपका भूमध्य सागर में संलग्न मेन, जो आपका यहाँ पर याद रखिएगा, मेनजाला, बोलने से नहीं होगा, आप लोग थोड़ा देखिएगा तो ज्यादा याद होगा। मेनजाला आप लोग याद रखना। एक मिनट, चलिए, हाँ, मेनजाला झील, जिसके उत्तरी तट पर आपका पोर्ट सईद स्थित है। पोर्ट सईद समझ रहे हो? पोर्ट सईद के दक्षिण में मेनजाला झील को पार करती हुई यह नहर अलकंतारा, सभी ये सब आपके एग्जाम किताब में पूरी अच्छे तरह से एक्सप्लेन है। आप लोगों ने किताब पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अलकंतारा जो अल्फिरदान है और इस्लामिया पोताश्रयों से होती हुई, याद रखिएगा, ये सभी जो मैं बता रहा हूं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होती हुई पहले ग्रेट बीटर झील और फिर लिटिल बीटर झील में प्रवेश करती है और लास्ट में लाल सागर में जाकर मिल जाती है। तो पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? स्वेज नहर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6। इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और ये सब्जेक्टिव भी मैंने इस कराया भी था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जलवायु विज्ञान, क्योंकि सांस्कृतिक भूगोल तो आपका आता ही है मानव भूगोल की उपशाखा में। परिवहन भूगोल माने जैसे आप लोग जानते हो अंतर्राष्ट्रीय आप लोग पढ़े हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय में परिवहन हो ही गया। आर्थिक भूगोल इकोनॉमिकल में आप पढ़े हैं, सामाजिक आर्थिक ये सब आता ही है। अंतर्राष्ट्रीय आता है, व्यवहारवादी है, ये सब उपशाखा है मानव भूगोल के। तो इसमें से ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोगों के बगल पड़ोसी राज्य से ही बिलोंग करता है। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो 7 का सही आंसर आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है नरोरा नाभिकीय परियोजना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है कौन? नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8, और आप लोगों को पता रहे तो कमेंट भी करते चलिए, ताकि आप लोग को भी लगेगा ना कि हाँ हमें याद था, हमने तैयारी अच्छी कर ली है। 8 है हमारा, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 741 किलोमीटर में फैला आपका ये कोंकण रेलवे जो है आपका रेल रूट महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर कर्नाटक के ठोकुर कैसा नाम है, ठोकुर तक, ये सब आपके किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है। एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन है साथियों, एनसीईआरटी से है। आप लोग एनसीईआरटी का बिटवीन क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हैं। तो ठोकुर तक फैला है, यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ता है। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9,
मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है। तो आप लोग यहाँ पर एक टर्म याद रख लो, रेल पटरियों के बारे में जान लीजिए कितने होते हैं। तो भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग होता है। पहला जो आपका आता है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज वही जिस पर दिल्ली मेट्रो के लिए चलाई गई है, किस गेज पर, तो स्टैंडर्ड जो होता है ना, जिसे आप मानक कहते हो, स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज, तो स्टैंडर्ड गेज पर दिल्ली मेट्रो चलाई जाती है। तो 4 तरह के यहाँ पर रेलवे गेज होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1 मीटर। लेकिन मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूँ। अभी तो मॉडल पेपर में मीटर गेज की बात की गई है, क्या पता ब्रॉड गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज के बारे में पूछ दिया जाए आपके एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं रेल के बारे में कि 16 अप्रैल 1853 को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन कितनी दूरी तय की थी, 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और जिस वक्त यह ट्रेन पटरी पर दौड़ी उस वक्त समय हो रहा था आपका दोपहर के 3:35। पहली बार ट्रेन चल रही थी, तो सभी लोग नोट करके रख रहे थे, इतिहास बन रहा था ना। फिर 1856 में क्या हुआ, 1856 में दोस्तों भाप इंजन बनना शुरू हुआ। भाप का इंजन बनना शुरू हुआ, जेम्स वाट का नाम आप लोग सुने होंगे। तो भाप इंजन बनना शुरू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे रेल पटरियां बिछाने की प्रक्रिया शुरू हुई और सबसे पहले जो रेल पटरी बिछी थी नैरो गेज पर रेल चली। उसके बाद मीटर गेज, जो आपका क्वेश्चन है, मीटर गेज पर और ब्रॉड गेज लाइन बिछी, ब्रॉड गेज रेलवे पटरियां बिछनी शुरू हुई थी। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात करें ब्रॉड गेज में, तो ब्रॉड गेज में 2 पटरियां के बीच की दूरी 1676 mm होता है। 1676 मिलीमीटर माने 1.6 कह सकते हो, 1.6 मीटर ना, यानी कितना हो गया, फीट में अगर जोड़ दें तो 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच आप लोग याद रखेंगे। और जो होती है स्टैंडर्ड गेज की, जो मतलब रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है 1435 mm की होती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 4 फीट 8.5 इंच। और मीटर गेज का तो पता ही है, मीटर गेज 1 मीटर की होती है, मतलब 1000 mm, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर याद रखिएगा। और एक बच गया हमारा नैरो गेज। तो नैरो गेज सबसे नैरो का नाम ही सुनिए, 762 मिलीमीटर का भी होता है नैरो गेज और 610 mm का भी होता है नैरो गेज। तो याद रखिएगा, सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। आप लोगों ने बोला कि हमें एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, तो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, सभी को पता ही होगा, छत्तीसगढ़। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी। तो भारत का यह पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। मैंने 2020 का मॉडल कराया था, 2020 में पूछे गए प्रश्न में ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11। मैं ऑलरेडी ये सभी क्वेश्चंस करा चुका हूँ, केवल मुझे कुछ मॉडल सेट कराने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने हैं सब्जेक्टिव का, वो भी मैं आपको करा दूंगा। अगर तो आप लोग प्लीज, जो लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पे स्टे हो जाएंगे, चैनल को फॉलो करने लगेंगे। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग, देखिए तो चीनी, आपका सीमेंट, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल चीनी गन्ने से बनता है, तो सिंपल सी बात है, कोई बच्चा भी बता सकता है कि कौन कृषि आधारित उद्योग है, चीनी इज द राइट आंसर। क्योंकि शुगर केन से बना है, शुगर जो होता है चीनी होता है, शुगर केन यानी गन्ने से बनाया जाता है। चलिए 12 हमारा, जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फटाफट से जो लोग बताएंगे कमेंट करते चलिए, कमेंट करते चलिए, कौन बताएंगे सबसे पहले। 12 का सही आंसर, ओ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होते हैं। इस अवस्था को कोलिन क्लार्क ने ऋणात्मक वृद्धि अवस्था कहा है, क्योंकि इसमें मृत्यु दर क्या होती है, तो मृत्यु दर निम्न होती है, कम होती है, परंतु पारिवारिक कारणों जैसे विवाह के पतन के कारण जो होता है जनांकीय संक्रमण, इसमें विवाह कम होने के कारण साथियों क्या होता है कि मृत्यु दर तो कम होता ही है, साथ साथ आपका जन्म दर भी इसमें क्या होता है, कम होता है। तो याद रखिएगा। और जनांकीय संक्रमण के प्रतिपादक कौन थे, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हालांकि जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके जो पूछे जाते हैं उसी में से थोड़ा सा मतलब अलग कर दिया जाता है और वही क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग समझिए। तो इसके प्रतिपादक थे WM थॉमसन, मैंने बताया भी था। WM थॉमसन का नाम आप लोग सुने भी होगो, या फ्रैंक W नोएस्टीन, नोएस्टीन का नाम सुने हैं ना।
नोएस्टिन वही है जनांकिकी संक्रमण। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया है, ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से 183 दिनों से कम 183 दिनों से कम दिन काम करता है। अब मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आप लोग को पता होगा कमेंट किसका आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। मेरे पास स्टिक रहता तो हमें पिटते भी अगर जिनको नहीं आता, तो बिल्कुल आप लोग बताइए, नहीं ऐसे ही करें। चलिए, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है कहलाता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। मुख्य श्रमिक मतलब होता है 183 दिन से ज्यादा, मतलब एक साल में 183 दिन से अगर 183 दिन भी करता है या 183 दिन से ज्यादा भी करता है तो उसे हम लोग मुख्य श्रमिक के अंतर्गत रखते हैं। सीमांत श्रमिक आपका होता है कि वह व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है, मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से अगर 183 दिन से भी कम काम करता है तो वो देहचोर हो गया ना, देहचोर हो गया, कामचोर हो गया, तो ऐसे को कहते हैं सीमांत श्रमिक। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, यानी मार्जिनल लेबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नहीं कहेंगे, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं इनमें से कौन अपकर्ष कारक है। अच्छा, अपकर्ष और प्रतिकर्ष में आप लोग जानते हो अपकर्ष क्या होता है? अपकर्ष का मतलब होता है ना कि लोगों को आकर्षित करता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि अरे मुंबई कमाने जाते हैं, मुंबई में काम करते तो ज्यादा पैसा मिलता, तो हमें क्या कर रहा है? अपकर्ष कर रहा है, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लोगों को आकर्षित करता है, लोगों को आकर्षित करता है, अलग अलग लोगों, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को आकर्षित जो कर ले उसी को कहते हैं अपकर्ष। तो इनमें से कौन अपकर्ष कारक है साथियों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑल। देखिए, क्योंकि शहरीकरण, शहर के कारण भी हम लोग क्या होते हैं, देहात। क्वेश्चन नंबर 14, ओह मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, सॉरी, चलिए बिल्कुल। तो इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? तो होता क्या है ना, शहरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, तृतीय कार्य जानते भी हो, तो इनमें से सभी होगा। मेरे अनुसार आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिकर्ष मतलब जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक का मान होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का मान होता है 0 से 1 तक लेकर मानव विकास सूचकांक का मान होता है, सभी को पता ही है। और पहला मानव विकास सूचकांक साल 1990 में, साल 1900 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पहला मानव विकास सूचकांक साल 1990 में जारी किया गया था। तब से हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप लोग को पता ही है, तो UNDP द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। तो याद रखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। कमेंट भी आप लोग करते चलिएगा, आप लोगों की भी मतलब अपने आप में खुद आपको एक अनुभव होगा कि हाँ मुझे कितने क्वेश्चंस याद हैं, मैंने कितना क्वेश्चंस याद कर लिया है। अंगूर की खेती को कहा जाता है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन है विटिकल्चर। विटिकल्चर इज द राइट आंसर। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटिकल्चर। चलिए 17 है, टन 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सभी का है, कैसे कहते हैं, गांव घर में कहते हैं कि अरे ये तो सार्वजनिक है, मंदिर है, सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? तो उद्योग यहाँ बात किया गया, मंदिर की बात नहीं है, उद्योगों की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकार। सरकार इज द राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 2021 आ गया है। 18 टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है रूस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, जापान में, टोक्यो जापान, सभी को पता ही है, टोक्यो जापान, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आपको पता ही ना हो, एंड सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट शायद आपको पता ही ना हो। अच्छा देखिए, स्वर्ण कॉलर का नाम कभी सुने हो? स्वर्ण कॉलर का कहने का मतलब होता है जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं। जैसे आपका अध्यापक हो गए, पढ़ाना हो गया, चिकित्सा हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र भी वे लोग भी क्या होते हैं, बहुत पढ़े होते हैं, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, लॉयर हो गए, आपके पायलट्स हो गए, सर्जन हो गए,
तो ये सब जो होते हैं ना, ये स्वर्ण कॉलर से संबंधित रखते हैं, स्वर्ण कॉलर के अंतर्गत आते हैं हाईली एजुकेटेड पीपुल, हाईली स्किल्ड पीपुल, स्किल्ड पीपुल। तो कहता है इसमें कि स्वर्ण कॉलर संबंधित हैं। तो आप लोग को पता है कि स्वर्ण मतलब चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या होता है। चतुर्थ क्रियाकलाप में यही लोग आते हैं ना। स्वर्ण कॉलर से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई टर्म्स घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग को पता है ना कि इंजीनियर किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, चतुर्थ, तो चतुर्थ हो जाएगा। जो लोग शांति से इस वीडियो को देख रहे हैं वही लोग वीडियो को देखेंगे, उन्हीं को समझ में आएगा, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन को टिक आउट नहीं करा रहा हूं, मैं यहाँ पर कंसेप्ट के साथ आपको बता रहा हूं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शांतिपूर्वक देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि ये वीडियो मैं खुद के लिए नहीं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ही। लंदन किस महादेश में अवस्थित है? तो पता ही है, ऑप्शन डी कहा गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रुकिए, यूरोप थोड़ा और छोटा कर लिया जाए, यूरोप इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। स्टेप पॉजिटिव, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, केवल 35 क्वेश्चंस ही बनाना है। मैंने आपको बता दिया 35 से एक भी क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं बनाएगा, 35 क्वेश्चंस ही बनाकर आएगा, वो भी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बनाकर आएगा। एक आध गलत हो गया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है 35 में 35 सही हो। तो वेस्टफेलिया किस देश से संबंधित है? 21 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, जर्मनी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी तैयारी, जर्मनी, वेरी गुड, जर्मनी के लिए 1 क्लैपिंग। जर्मनी द राइट आंसर, सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 22। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ है? तो 22 का सही आंसर ये जो है ओरिएंट एक्सप्रेस, नाम ही सुनने से लग रहा है कि कोई महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। तो बिल्कुल यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग आपका ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 हमारा, निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? तो 23 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पाइपलाइन के द्वारा परिवहन होता है, नहर के द्वारा भी परिवहन होता है, राजमार्ग के द्वारा तो हम लोग जाते ही हैं, तो उपग्रह इज द राइट आंसर। उपग्रह जो है परिवहन का साधन नहीं है। परिवहन मतलब समझते हो ना? ठीक, बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 24। बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी है, बस और भी मेहनत करने की जरूरत है। अभी आपके पास बहुत समय है, अभी आपके पास 27 डेज हैं, तो लगे रहिए जमकर, लगे रहिए जमकर, डटकर, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। 24 का सही आंसर क्या होगा? नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो नम बिंदु बस्ती किसे कहते हैं? नम बिंदु बस्ती क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ऐसी बस्तियों में, ये नम बिंदु बस्तियों में आर्थिक स्थिति पाई जाती है, तथा यहाँ पे गरीब लोग, नैतिकता का अभाव रहता है, बाल अपराध रहता है, वैश्यावृत्ति का नाम जानते हो, वैश्यावृत्ति रहता है। मतलब बहुत ही सूक्ष्म कहा गया कि बहुत ही गरीब लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं नम बिंदु में। मलिन बस्ती आपको जानते हो ना, मलिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 25, तो आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2020 में पूछा था, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2020 में पूछा था कि निम्न है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे निम्न है, और यहाँ पर पूछ रहा है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो भारतीय यूरोपीय इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार, यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, अंग्रेजी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, जो भी बोलिए भाषाएं इसी से संबंध रखती है। तो भारतीय यूरोपीय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, फटाफट से आप लोग खुद पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, जरा फटाफट से खुद पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों। भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है, ऑप्शन ए द राइट आंसर, सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना वर्ष 1498 में शुरू की गई थी, और यह भाखड़ा नंगल परियोजना 1968 में न पूरी हुई थी, 1968 में पूरी हुई थी, और यह हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों के तल पर स्थित है। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। नेक्स्ट है 27, अरे सब कोई भूलता है। 27 है, गोदावरी बेसिन कहाँ है? गोदावरी बेसिन कहाँ है? 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी, पूर्वी भारत में। गोदावरी बेसिन यह है आंध्र प्रदेश में कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के में कुल 5 पर, मैं सुनना दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0।
यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूर्वी भारत। नेक्स्ट है 28, इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? 28 का सही आंसर ऑप्शन डी पटना। ऑप्शन डी पटना इधर राइट आंसर। अगर लगे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि ना मैंने गलत बताया है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा। हो सकता है मुझसे भी गलतियां हो सकती है, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर गलती मिले। आप ट्रस्टेड है, ट्रस्टेड चैनल है आप लोगों का। झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? मैंने देखा क्या था कि एक चैनल वाले थे, पढ़ा रहे थे, बिल्कुल गलत गलत आंसर को टिक आउट कराते जा रहे थे, टिक आउट कराते जा रहे थे। अब हमें लगा कि ऐसे मतलब इस तरह से कुछ होता है क्या? जो बच्चे देख रहे होंगे, और देखने वाले भी बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, लगभग 100+ बच्चे लाइव क्लासेस में जुड़े हुए थे। सोचिए, झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? 29 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा वृत्ताकार। याद रखिएगा, किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थान या चौपाल के चारों ओर मकान बनने से निर्मित बस्ती का आकार वृत्ताकार बनता है। एक बार और सुन लीजिए, किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थान या चौपाल के चारों ओर मकान बनने से निर्मित बस्ती का आकार वृत्ताकार बनता है। यानी कहा गया कि झील, तालाब, कुआं, किला, धार्मिक स्थान हो या चौपाल हो, चारों ओर जो मकान बनते हैं तो उस निर्मित वस्तु का आकार वृत्ताकार होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ये क्वेश्चंस का आंसर, अब यहाँ पर आप लोग, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो चुकी थी 2020 के सेट में, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती भी होती है, सीढ़ी नुमा अधिवास भी बनाए जाते हैं, और आयताकार अधिवास भी बनाए जाते हैं, आयताकार अधिवास भी बनाए जाते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन हमारा सीढ़ी नुमा है। तो यह पहाड़ी पर कौन आदिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है? देखिए, यहाँ पर आदिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है जब बहुत से जब आदिवास बन जाते हैं तो उसका एक प्रतिरूप बनता है। तो किस तरह का प्रतिरूप वहां देखने को मिलता है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, सीढ़ी नुमा। याद रखिएगा, इस प्रकार के अधिवास के प्रतिरूप ढालों पर विकसित होते हैं, जैसे हिमालय हो गया, रॉकीज जानते हो, रॉकीज, रॉकीज जानते होगे आप लोग। हाँ, इंडस वैली का नाम सुने हैं ना, इंडिस पर्वत। तो एंडीज पर्वत में इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं, सीढ़ी नुमा। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 31, भारत में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या होती है। वर्ग 1 कहिए या नगर कहिए, बात एक ही है। वर्ग 1 कहिए या नगर कहिए, बात एक ही है। तो भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या होती है। ऑप्शन है 1 लाख से अधिक। 1 पर कितना सुनना, 1 लाख से अधिक, आप लोग जानते हो। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर जो कि प्रथम श्रेणी के शहर हो या सिटी या नगर कहा जाता है। प्रथम श्रेणी, याद रखिएगा। महानगर कुछ और है, महानगर कुछ और है, मैंने बता दिया है तो मैं बार बार क्यों बताऊं। मैंने महानगर के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी दे रखी है तो मैं क्यों बताऊं। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, कहाँ का? ऑप्शन बी हरियाणा में, हरियाणा में। याद रखिएगा, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? प्राचीन नगर, तो नालंदा का नाम सुने हो सभी लोग। ऑप्शन है नालंदा। नालंदा जो है प्राचीन साम्राज्य मगध में एक बड़ा बौद्ध का मठ था। मठ का मतलब जानते हैं, मठ, मठ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 34, नालंदा से बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, मेरा कॉल भी आता है बहुत लोगों का नालंदा से। इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? शुष्क कृषि यानी कि सूखा। धान के लिए तो भाई आर्द्रता चाहिए ही। बाजरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन भी याद रखिएगा। कम पानी चाहने वाली फसल जैसे जौ हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब जो आपके शुष्क कृषि के से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 35, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड ना तो बाढ़ से संबंधित है, ये दूध से संबंधित है, ये दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था और ये दूध से संबंधित है। नेक्स्ट है 36, भारत में सिंचाई का साधन है। आप लोग कमेंट करते चलिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ऐसे में आप लोग को बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट देते चलूंगा। भारत में सिंचाई का साधन है, तो याद रखिएगा 35 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। तालाब हो गया, कुआं, आपका नहर, इस हम लोग सभी से सिंचाई करते हैं। और भारत में हमारे यहाँ जो जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो वर्षा, सभी जगह वर्षा है।
बारिश नहीं होगी तो जल का शासन कहाँ रहेगा। नेक्स्ट है भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है, तो अगर समस्या की बात की जाती है तो हमारे यहाँ समस्या ही समस्या है, तो सभी को मार दीजिए ना, उपयुक्त तो सभी। वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता, सभी की कमी है। भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या वितरण हो गया, उपलब्धता हो गया, गुणवत्ता। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर रिसोर्स इन इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं, यानी द मेन रीजन ऑफ आयरन और आयरन। तो लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र आपके कौन कौन से हैं। तो झारखंड में तो लौह अयस्क होता ही है, कर्नाटक में भी होता है, बिहार के तो बात ही कीजिए, बिहार तो सबसे पीछे। बिहार इस समय जो है पीछे है, पढ़ाई में आगे है। पढ़ाई में क्या, यहाँ पर सबसे लिंगानुपात अगर बात की जाए तो महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम है, महिलाओं का बिहार में हमारे, बहुत ही मतलब एक तरह से दुख की बात है ना। तो झारखंड और कर्नाटक इसका सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा झारखंड और कर्नाटक आपका सही आंसर होगा। कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन किसी को रहे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, भारत जो है लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में अपना चौथा स्थान रखता है। विश्व में अपना चौथा स्थान रखने वाला अपना भारत है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब केवल आपको 31 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, 70 क्वेश्चन है ना। मोनाजाइट पाया जाता है, मोनाजाइट ऑप्शन ए केरल में। थोरियम का नाम सुने हो, थोरियम, थोरियम बिल्कुल मोनाजाइट से ही संबंधित है। और यहाँ पर तो हमें ही नहीं क्वेश्चन समझ आया, लांबा क्या होता है, किसी को पता है लांबा के बारे में। शायद मेरे अनुसार यहाँ पर लावा होना चाहिए। लावा समझते हो, लावा ज्वार भाटा जो लावा होता है, तो लावा होना चाहिए लांबा के जगह पे। तो लावा पिघली हुई जो चट्टान होती है, अर्थात मैग्मा का धरातल पर प्रकट होकर बहने वाली भाग को हम लोग कहते हैं लावा। तो लावा किससे संबंधित होती है, तो भूतापीय ऊर्जा से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। अगर किसी को पता रहे लांबा के बारे में तो प्लीज कमेंट में बताया कीजिए। नेक्स्ट हमारा 41। कोयला मिलता है, कोयला मिलता है साथियों झरिया में, कोलार में, गुआ में, खेतरी में। तो क्या होगा सही आंसर, झरिया झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध। चलिए नेक्स्ट है 42। जनसंचार का माध्यम है, जनसंचार का माध्यम है, टेलीविजन से जनसंचार, समाज पत्र से, समाचार पत्र से, रेडियो से, उपयुक्त सभी वाले बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 43। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। सामाजिक भूगोल की उपशाखा आपके बुक में ही दिया हुआ है। इन सब बोले ना, सभी क्वेश्चन जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के बिटवीन क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिए। एनसीईआरटी के बिटवीन क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जो चैनल पे चलते थे ना, जो लिख देता था चैनल पे, थंबनेल पे लिख देता था आइए लड़ेगा यहाँ से पढ़िए वायरल क्वेश्चंस, तो देखते रहिए। लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं ना, कि एनसीईआरटी बुक को मैंने शुरू से ही बोला है आप लोगों को कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी के बिटवीन क्वेश्चंस ही आपके एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं, फिजिक्स सोचे या केमिस्ट्री, सभी जगह ऐसा ही होता है, लेकिन क्वेश्चन रहता है आसान ही कि आप बना दो। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक को रीड करना बहुत जरूरी होता है साथियों। बट अब आपके पास समय नहीं है, अब आपके पास केवल 27 डेज ही हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मॉडल वोडल बनाइए। 43 है हमारा, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, फटाफट ऑप्शन है चिकित्सा भूगोल। क्यों, चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। सैन्य भूगोल आपका जो आता है किसके अंतर्गत, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और संसाधन भूगोल तो आपका आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो चिकित्सा भूगोल है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है, याद रखोगे सभी लोग, याद रखिएगा। क्लियर कंसेप्ट में दे रहा हूं। चिकित्सा भूगोल आपका सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है, सैन्य भूगोल आपका राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत, और संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा 44, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी में टॉप पेज पर ही मुझे देखने को यह क्वेश्चन मिला था जब मैं पढ़ा रहा था। तो स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। तो आप देखिएगा एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस हैं। तो 44 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी 1950 से 1960, 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई। तो भाई करंट में पूछ रहा है, तो करंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए 2020 और 2025 तक ऐसा माना जाता है कि हमारे दो नहीं हुआ तो क्या हो जाएंगे, 8 बिलियन जनसंख्या हो जाएगा, 8 बिलियन चला जाएगा, यानी कि जनसंख्या क्या कर रहा है, विस्फोट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा 46।
चलिए आप लोग बताइएगा, जनांकीय संक्रमण का क्वेश्चन है। इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? तो देखिए यहाँ पर बात जनसंख्या की बात की गई थी, हम लोग ऊपर के क्वेश्चंस में किए थे, और मैंने आपको ये इसी तरह का क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 12 में कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया भी थे, अच्छे खासे कंसेप्ट भी दिए थे। तो आपको बताना है जो देश विकसित रहता है वहां पे जनांकीय संक्रमण अंतिम अवस्था में रहती है। तो आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 46। फटाफट से कमेंट कीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट दे रखा है। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंक पिरामिड की आकृति है, तो इसके लिए तो आपको वर्ल्ड लाइफ एक्सपेंस आपका एक वेबसाइट है वर्ल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहां पे जाइएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। बट ऐसे बुक में भी दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंक पिरामिड लगातार जो है वो एक तरह से त्रिभुजाकार इस तरह से आकृति बना रहता है। आप लोग देखिएगा, सॉरी मैं बनाकर दिखा देता हूँ। इस तरह से है ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंक पिरामिड की आकृति, याद रखिएगा इस तरह से, तो त्रिभुजाकार ही ना हुआ। ऑप्शन ए द राइट आंसर। की घंटी नुमा लग रहा है जी आप लोगों को, जो सोचिए इसी तरह से है। बाकी नेक्स्ट है 48। इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? मानव विकास सूचकांक से संबंधित आपके अमर्त्य सेन पता ही है, और डॉक्टर महबूब उल हक और प्रो अमर्त्य सेन बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। तो महबूब उल हक के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन अमर्त्य सेन के बारे में पता रखिए, ये दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और इन्होंने मानव विकास सूचकांक से संबंधित थे। इन्होंने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी थी। यूएनडीपी जारी करता है, मैंने बताया भी। चलिए 49 है हमारा। इनमें कौन चलवासी पशु चरण से संबंधित है? चलवासी का मतलब समझते हैं? हिंट्स में दे रहा हूं, आप लोग बताइए आंसर। कुछ क्वेश्चन आप भी कीजिए। चलवासी पशु चरण में चरवाहा जो होता है चारे तथा जल की तलाश में इधर उधर भटकते रहता है। इधर चला मैं उधर चला। तो चलिए इनमें से कौन चलवासी पशु चरण से संबंधित है? जाने कहा मैं किधर चला, भोजन के लिए चला। चलवासी पशु चरण का उदाहरण आप लोग बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इनमें कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है? ये भी बताना पड़ेगा। व्यापारिक अन्य कृषि सब है, गेहूं जौ राई सबको उपजाओ, खेत बेचो, बाजार में बेचो, पैसा कमाओ। उपजाओ बेचो पैसा कमाओ। इनमें कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है? गेहूं जौ राई, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 51 है हमारा। इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? पशु आधारित उद्योग, कागज, ला, ऊन या इस्पात। यहाँ पे आपका ऑप्शन इस्पात है, तो क्या होगा? तो क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ दीज एसोसिएटेड विद द एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। तो सही आंसर आपका ऊल हो जाएगा। भेड़ से ऊल प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग स्वेटर आप लोग सभी लोग पहने हुए होंगे, कोई जैकेट पहने हुए होगा, तो सभी लोग ऊल का ही बना हुआ रहता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 52। इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? अरे जर्मनी की बात कर रही है। इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? तो 52 का सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा तालचर जो है वो आपका उड़ीसा में है साथियों, याद रखिएगा। सॉरी, तालचर कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। केवल मैं ऐसे ही बोला था, तालचर आपका उड़ीसा में हो जाता है। रूर आपका जर्मनी में है। रूर आपका जर्मनी में है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 53। इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है? अब तृतीयक सेवा की बात की जाती है, टर्सरी सर्विस सेक्टर की बात की जाती है। तो इसका आंसर आप लोग बताओ, फटाफट से बताइए। टर्सरी सेवा सेक्टर के आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी वाले सही है, नीति निर्धारण, क्योंकि परिवहन तो आपका टर्सरी में आता ही है, संचार भी आता है, बैंक भी आता है, ये सब तो टर्सरी में का ही नहीं उदाहरण है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 54। सीमांत सड़कों का संबंध है एनसीईआरटी बिटवीन क्वेश्चंस। सब है एनसीईआरटी बिटवीन क्वेश्चंस। आपको लग रहा हो कि मैं ये सब क्वेश्चंस नहीं पढ़ा हूं, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं है, सिलेबस से बाहर नहीं है, ये आपकी कमी है, आपने एनसीईआरटी को रीड नहीं किया। सीमांत सड़कों का संबंध, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, इनमें से सॉरी इसका सही हो जाएगा 54 का सही, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। क्योंकि देखिए सीमांत सड़कें क्या होती है? भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, एक अधीन मतलब भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन एक सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करवाती है, उनकी देखरेख करती है। और यह संगठन 1960 में क्या किया गया था? तो बनाया गया था। तो आप लोग याद रखोगे किसके लिए? सीमा के लिए, यानी कि अधीन सीमा सड़क संगठन है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। ऑप्शन बी द राइट आंसर। सीमा की बात कीजिए तो सीमा इधर राइट आंसर। 55 ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, थोड़ा जूम और कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा।
चलिए, मोबाइल से पढ़ाने में मजा आता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, आराम से मैं भी आराम से अपने मतलब ठंड में नहीं निकलना पड़ता है बाहर, अपने बेड पर से ही पढ़ा देता हूँ। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, तो 55 का सही आंसर आपका। आज आलसी में बहुत ज्यादा है। ऑप्शन ए रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को इज द राइट आंसर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस की राजधानी मॉस्को में, ऑप्शन ए रूस। 56 क्वेश्चन है हमारा, 56 नंबर क्वेश्चन। इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना। मुक्त व्यापार को ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। फ्री ट्रेड, जिसमें एक देश से दूसरे देश हम लोग जाकर अपना क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन। 57 है, लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? लोएस के बारे में जानते हो सभी लोग? लोएस के बारे में किसी को पता है तो बताएं। लोएस जो होता है उत्तरी चीन में, लोएस का एक सबसे बड़ा मैदान है, तो वहां पर किस प्रकार के घर बनाए थे आपको बताना है। नेक्स्ट है 58 हमारा, सही आंसर आपको पता ही है। 58 है हमारा, इनमें कौन नियोजित नगर है? इनमें कौन नियोजित नगर है? तो 58 का सही आंसर ऑप्शन बी कैनबरा। मैंने करा दिया ऑलरेडी, जो क्वेश्चन कराया हुआ हूँ वो तो इजी लगेगा ही। चलिए, मैं और भी लास्ट में सुनिएगा, मैं कुछ आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, सुनिएगा। लास्ट में मैं कुछ अनाउंस करूंगा। जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, पता ही है। पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हैज रिलेटेड विथ पॉपुलेशन एंड एरिया। तो यू नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्लीज कमेंट द क्वेश्चन, द आंसर, रियल आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है 69%। नेक्स्ट है हमारा 61। हाँ, भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है? तो 61 का सही आंसर आपका हो जाएगा 14 है ना। 14 है, बहुत से है ना, आप लोग को पता ही है, जैसे मधुमक्खी के आकार का, वृत्तीय आकार का, आयताकार आकार का, सीढ़ी नुमा। तो ग्रामीण अधिवासों में कुल 14 प्रकार के ग्रामीण अधिवास हैं। नेक्स्ट है 62, इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है? पश्चिमी भारत की बात की जाती है। चलिए बताइए। अच्छा, जो जगन्नाथपुरी आपका है उड़ीसा में है, तो ये कहाँ पे है? पूर्वी तट पर स्थित है, आप ध्यान रखिएगा, पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये तो इनमें से सभी तो होगा नहीं, तो ये डी और सी कट गया आपका। अब बचा धनबाद आपका। धनबाद यानी ये तो यहाँ पर झारखंड में ही है ना, तो ये किधर हुआ? सभी को पता है, राजकोट यानी गुजरात। राजकोट जो है पश्चिम में है, याद रखिएगा, गुजरात आपका पश्चिम में है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, पश्चिमी भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, मैप ध्यान में रखिए। सड़क किस भूमि उपयोग में आती है, वर्ग में आती है? सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है? तो 63 का सही आंसर आपका ऑप्शन है गैर कृषिगत भूमि। गैर कृषिगत भूमि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? वही फूल जो सुबह होने पर सूर्य की ओर अपना मुंह कर लेती है, अपना फेस कर लेती है। तो कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? तो याद रखिएगा 64 का सही आंसर आपका, बिल्कुल 64 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65, इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है? जल संभरण, अरवरी जल संसद। हरियाली तो आपका किससे हो गया? हरियाली, नीरू मीरू भी ऑप्शन है। चलिए 66 है, बराक नदी बेसिन कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बराक नदी बेसिन कहाँ है? तो 66 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत में बराक बेसिन है आपका। चलिए, कैसे उत्तर पूर्वी भारत? बराक नदी जो, जैसे समझिए, बराक नदी आपका कहाँ में है? अरे वही बराक नदी होकर जाता है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, यही सब ना होकर जाता है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्य हैं आपके। आंध्र प्रदेश आपका हो गया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो उधर से ही आपका बराक नदी बेसिन है, तो उत्तर पूर्वी भारत ही ना होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे पूर्वी भारत कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी भारत का ऑप्शन नहीं है, तो उत्तर पूर्व। विश्व में कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? विश्व में कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? चलिए किसान भाइयों फटाफट से कमेंट करते चलिए। 68 हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ONGC। फुल फॉर्म जानते ही हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हमारा 69, भरमौर जिला है तो है,
केरल में, केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। जाना नहीं है, थोड़ा सा सुन लेना है मेरी बातों को। 17 नंबर है, भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति का घर है और इन्हें बहादुर धनुर्धर के रूप में जाना जाता है, बहादुर धनुषधारी के रूप में जाना जाता है। ये धनुष तीर धनुष चलाने में बहुत बलवान यहाँ के पुरुष होते हैं, झाबुआ जिला के भील जाति के। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इस बार, जिसमें से आपको केवल 35 का ही जवाब देना है इन ज्योग्राफी, क्योंकि इसमें होता है आपका प्रैक्टिकल 30 नंबर का, जिसके कारण आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें आपका हाफ ऑफ द पोर्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और बाकी आपके सब्जेक्टिव रहते हैं। बात करें सब्जेक्टिव के, तो सब्जेक्टिव में आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, लेकिन आपसे पूछे कितने जाएंगे, तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे आपको। मैं इन सभी क्वेश्चन का आपको करा दूंगा प्रैक्टिस, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हो। और यहाँ पर सब्जेक्टिव में आपको जो पूछे जाएंगे, आपके 5 यहाँ पर सब्जेक्टिव में आपके 21 से 26 यानी 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आपके विकल्प तो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग समय पर नियंत्रण रखकर सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए होंगे, प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ नए मॉडल सेट के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। चलिए वीडियो को बंद किया जाता है।